फिर एक और चिट्ठी। सुभाष रात का खाना खाने बैठा ही था कि नेहा फुसफुसाते हुए बोली, सुनो, आज फिर एक चिट्ठी आई है। क्या? सुभाष जैसे चौंक उठा। उसने चोर नज़र से पिताजी की ओर देखा, जो खाना खाकर आराम कुर्सी पर बैठे हुए ऊँघ रहे थे। उनके हाथ में सुबह का पुराना अखबार था, जो किसी भी पल नीचे गिर सकता था। चश्मा सरककर नाक के नीचे खिसक आया था। झुर्रियों से भरा चेहरा बड़ा ही निरीह लग रहा था। मन में कुछ संवेदना जागृत होती उससे पहले ही नेहा बोल उठी, उधर क्या देख रहे हो? पिताजी को कुछ पता नहीं है। मैंने डाकिये से पहले ही कह रखा है कि कोई भी पत्र आए सीधे मेरे हाथ पर रखे। अब उन्हें कुछ बतलाने की ज़रूरत भी नहीं है। पढ़ लेते तो बवाल खड़ा कर देते। अच्छा, क्या लिखा है ज़रा देखो तो। चुपचाप बैठकर खाना खाओ। कुछ नया नहीं लिखा है, वही पुराना राग। आपकी बेटी कमला ठीक हो गई है, अब वह बिल्कुल सामान्य है। आप अपने घर ले जाएं। अब हम पागल खाने में अधिक दिन नहीं रख पाएंगे, नियम विरुद्ध कार्य नहीं कर सकेंगे। तो फिर क्या कहती हो? डरते डरते सुभाष ने पूछा। नेहा तेज स्वर में बोली, अब कहने सुनने को बचा ही क्या है? एक बार हम लोग तय ही कर चुके हैं, फिर नए सिरे से चर्चा करने का क्या लाभ? वे लोग कह रहे हैं कि कमला ठीक हो गई है। चलो, एक बार को हम मान भी लें, पर फिर दोबारा उस पर पागलपन का दौरा नहीं पड़ेगा, इस बात की क्या गारंटी है? अपनी बहन के सामने तुम्हें अपनी 2 जवान बेटियों की चिंता नहीं है? कमला के विषय में जानकर कौन भला आदमी तुम्हारी बेटियों से रिश्ता जोड़ना चाहेगा? क्या कमला की तरह मेरी दोनों बेटियां अनब्याही बैठी रहेंगी? कान खोलकर सुन लीजिए, मेरे जीते जी तो ऐसा हरगिज नहीं होगा। यदि तुम्हें पिताजी की चिंता है तो उनसे कहने कौन आएगा? उन्हें इस उम्र में अपना ही कितना होश है जो बेटी की चिंता करेंगे। नेहा तो बात खत्म करके चली गई, पर क्या बात सचमुच खत्म हो गई? सुभाष के मन में निरंतर अंतर्द्वंद चलता रहा। वह बड़ा भाई है, अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ ले? उससे 6 वर्ष छोटी है कमला। माँ तो असमय ही छोड़कर चली गई थी। पिताजी ने ही किसी तरह दोनों को संभाला। कुछ समझ आते ही उसने कमला को अपनी जिम्मेदारी समझ लिया था। नौकरी लगते ही पिताजी ने शीघ्र नेहा से उसका रिश्ता तय किया। कमला भी बड़ी हो रही थी। अब घर में किसी औरत का होना जरूरी भी था। वह भी अपनी भाभी को पाकर खूब प्रसन्न थी। 2 वर्ष के अंदर वह 2 बेटियों का पिता भी बन गया। इस बीच कमला को हिस्टीरिया के दौरे पड़ने लगे थे। बात को बहुत छिपाकर रखा जा रहा था। मालूम पड़ने पर विवाह होना असंभव हो सकता था। इसलिए आनन फानन में जो भी रिश्ता जचा, कमला के हाथ पीले करने के लिए जोर शोर से तैयारी होने लगी। अपनी हैसियत से बढ़कर विवाह भी हुआ। विवाह करके आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी थी। वह तो गनीमत थी कि सर पर छत पहले ही बना ली थी, परंतु जाने क्या हुआ कि 1 वर्ष के भीतर कमला पर पागलपन के दौरे पड़ने लगे। ससुराल वाले धोखा देने की तोहमत लगाकर उसकी हरकतों से आजी जाकर कमला को खोटे सिक्के की तरह मायके लौटा गए। बहुत इलाज करने पर भी जब फायदा नहीं हुआ, सुभाष की अकेली तनख्वाह में इलाज कराना मुश्किल हो गया। पिताजी तो रिटायर हो चुके थे। कमला की हालत दिनों दिन बदतर होती ही चली जा रही थी। वह कभी भी अपने कपड़े फाड़ डालती, बाल नोचने लगती। सबसे ज़्यादा भय तो तब लगता जब वह अपनी भतीजियों के साथ भी आक्रामक हो जाती। नेहा बहुत अधिक डर गई थी। उसे हर वक्त किसी अनहोनी की आशंका सताया करती। घर में आए दिन कमला को लेकर अशांति रहने लगी। पिताजी तो पहले ही निरीह थे, अब और अधिक हो गए थे। एकदम उन्होंने चुप्पी साध ली थी। रोज रोज की किचकिच से सुभाष भी परेशान हो उठा। इलाज करवाना उसके बूते से बाहर होता जा रहा था। एक उसकी बहन की वजह से घर का माहौल तनावपूर्ण रहने लगा था। ऐसा लगता था घर के सभी सदस्य किसी आतंक के साए में जीने को विवश हो गए थे। कमला कब घर में क्या उत्पात मचा दे, ठीक नहीं था। उसका वह अनर्गल आत्मलाप चेहरे की भयावता और बढ़ा देता था। मजबूरन कमला को पागल खाने में भर्ती करना पड़ा था। शुरू शुरू में पिताजी हर माह मिलने जाया करते थे। पहले तो सुभाष भी साथ चला जाया करता था, पर धीरे धीरे उसका जाना कम होता गया। वहाँ का माहौल दहशत पैदा करता था।
कमला किसी को भी पहचानती नहीं थी। जो भी मिलने जाता अपने हृदय पर एक बोझ लेकर लौटता। धीरे धीरे घर वालों ने इसे उसकी नियति स्वीकार कर ली और हृदय पर पत्थर रखकर बुढ़ापे के कारण पिताजी का भी जाना कम हो गया। सुभाष भी अपनी गृहस्थी और नौकरी में व्यस्त हो गया। अब कमला का ख्याल भी कभी कभी ही आता। जिस बहन ने से बिना लड़े एक दिन भी रोटी हजम नहीं होती थी, वही बहन स्मृतियों के किसी कोने में दफन हो चुकी थी। सच तो यह था कि सभी ने कमला के ठीक होने की आस ही छोड़ दी थी, परंतु पिछले 6 माह से पागलखाने से चिट्ठियों का सिलसिला शुरू हो चुका था। इधर उसकी दोनों बेटियां भी युवावस्था में कदम रख चुकी थी। 20 वर्ष का अंतराल इस बीच गुजर चुका था। अब तो यह भी याद नहीं रहा कि पिछली बार कब वह कमला से मिलने गया था। एक तरह से कमला की चर्चा अब घर में कोई भी नहीं करता था। कभी कभार पिताजी जरूर याद कर लेते थे, पर अब उनकी बात को कोई महत्व ही नहीं देता था। अतीत से पीछा छुड़ाकर उनकी अपनी एक दुनिया थी, जिसमें बच्चों के भविष्य को लेकर कुछ सुनहले स्वप्न थे, जिन्हें पूरा करने में पति पत्नी प्रयासरत थे कि अचानक इन चिट्ठियों ने सबके मन में उथल पुथल मचा दी थी। बेटी की दुर्दशा से पिताजी आहत दिखते थे। दर्द उनके चेहरे पर साफ झलकता था। एक बार मौत ने गले लगा लिया होता तो कलेजे पर पत्थर रखकर सह जाते, पर यहाँ तो कमला होकर भी नहीं थी। शायद उनकी सांसें इसी आस में चल रही थी कि एक दिन कमला ठीक ठाक होकर घर लौट आएगी, पर उनकी पीठ पीछे क्या षड्यंत्र चल रहा है, इसे वे बिल्कुल अनभिज्ञ थे। रात भर सुभाष करवटें बदलता रहा। जिस दिन वहां से चिट्ठी आती वह विचलित हो जाता। स्मृतियों के झरोखे से पुरानी बातें बेचैन कर देती। आज भी वही हुआ। बहुत देर तक करवट बदलने पर भी जब नींद नहीं आई तो चुपचाप दरवाज़ा खोलकर बाहर बरामदे में रखी कुर्सी पर बैठ गया। चांदनी रात खिली हुई थी। देखकर फिर उसे बहन की याद शिद्दत से सताने लगी। उसे याद आया किस तरह छत पर दोनों बैठकर चांदनी रात में देर तक ताश की बाजी लगाए रहते थे। वह अक्सर बेईमानी करता, परंतु कमला अक्सर अनदेखा करके चुपचाप हार स्वीकार कर लेती थी। वह अक्सर बड़े भाई होने का फ़ायदा उठा लिया करता था। एक अपराध बोध उसे खाए जा रहा था। अपनी बेटियों के भविष्य की खातिर वह बहन के वर्तमान भविष्य को नष्ट किए दे रहा है। वह भी करे तो क्या करे। नेहा की बातों में भी दम तो है। बेटियां बेल की तरह दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं। कुछ जगह रिश्तों की बात भी चल रही है। अब यदि कमला को घर लाया जाए तो उसके विषय में 1000 बातें होंगी। रिश्ते तय होने मुश्किल भी हो सकते हैं। बहुत से लोगों की यह धारणा भी रहती है कि मानसिक रोग पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने वाला मर्ज है। किस किस को समझाते फिरेंगे। सोचते सोचते दिमाग में आंधियाँ सी चलने लगी। उफ, ईश्वर तुमने कैसे धर्म संकट में डाल दिया है। तुम ही कोई रास्ता सुझाओ, मैं क्या करूं। हताश होकर वह सिर पकड़कर बैठ गया। कि रात कितनी गुजर गई थी पता ही नहीं चला। उसकी तंद्रा अचानक तब भंग हुई जब नेहा ने कंधे पर हाथ रखकर पूछा, आप यहाँ कब से बैठे हैं? नींद नहीं आ रही है क्या? कारण मुझे भी पता है। चलिए अंदर चलकर बात करते हैं। मुझे पता है तुम मुझे बहुत स्वार्थी मान रहे होंगे। हमने अपना टेलीफोन इसलिए कटवा दिया था कि भविष्य में कोई इस तरह की परेशानी नहीं रहे। पर आप ही बताइए, अब इन आने वाली चिट्ठियों का मैं क्या करूं? उनके यहाँ तो छपी रखी रहती होंगी। पता लिखा और डाकखाने में डाल दिया। अब उन लोगों को क्या पता कि अब हमारे सामने अन्य समस्याएं भी हैं। उनके यहाँ तो न जाने कितनी कमला होंगी। सुभाष को उठते न देखकर नेहा भी वहीं पर बैठ गई। सुभाष कुछ देर चुप बैठा सोचता रहा। फिर एकाएक बोला, नेहा तुमसे एक प्रश्न पूछता हूँ। अपने कलेजे पर हाथ रखकर इस प्रश्न का सही सही जवाब देना। नहीं भी देना चाहो तो कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूँगा। नेहा की आंखों में मौन स्वीकृति देखकर सुभाष बोला, अच्छा सोचकर बतलाओ। यदि कमला की जगह तुम्हारी अपनी बेटी होती तब भी क्या यही निर्णय होता तुम्हारा? प्रश्न पूछकर वे एकटक नेहा के चेहरे की ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर अनेक उतार चढ़ाव दिख रहे थे। उसका शरीर आवेग से होले होले कांप रहा था। नजरें नीचे किए कुछ देर बैठी रही, फिर निशब्द उठकर चली गई। बिस्तर पर जाकर लेट तो अवश्य गई, पर क्या वह रात को सो सकी? नहीं, पूरी रात आंखों में कट गई। सुभाष का प्रश्न उसके हृदय को मथता रहा। वह भी
संवेदनशील थी, परंतु अपना स्वार्थ आड़े आ रहा था। कुछ देर बाद सुभाष भी आकर लेट गया, पर दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। नेहा सुबह की तरह उठी, घर का पूरा काम किया। सुभाष भी चाय नाश्ते के बाद ऑफिस चला गया। लड़कियां कॉलेज के लिए निकल गई। ऑफिस में सुभाष दिन भर अनमना सा रहा, यंत्रवत काम अवश्य करता रहा। एक आध मित्र ने पूछा भी, क्या बात है यार, आज कुछ अनमने से दिख रहे हो, तबीयत ठीक नहीं है क्या? उसने हंसकर टाल दिया, बोला, हाँ कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही, बस घर जाकर आराम करूँगा। उधर नेहा दिन भर परेशान रही, उससे एक और रोटी का नहीं खाया गया। दिन भर सुभाष का प्रश्न अनेक रूप लेकर उसकी आंखों के आगे जैसे नाचता रहा। कमला की जगह कभी उसे अपनी बेटी कम्मो दिखती तो अगले ही पल निम्मो, उसका पूरा बदन सिहर उठता। वह घबरा कर अपनी आंखें बंद कर लेती, परंतु दृश्य फिर नहीं बदलता। जब कैसे भी मन को शांति नहीं मिली तो चुपचाप पूजा के कमरे में भगवान के समक्ष जाकर बैठ गई। आंखें बंद करते ही अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगी। वह फपक उठी, कहने लगी, प्रभु तुम ही मुझे सही मार्ग दिखलाओ, जिसमें इस घर की भलाई छिपी हो, बस मैं वही करूँगी। मैं स्वार्थ में अंधी हो गई थी। आज यदि कमला की माँ जीवित होती तो क्या ठीक होने के बाद भी वे उसे घर लाने के विषय में इतना सोचती? क्या दुनिया के भंवर में डूबने के लिए वे उसे ऐसे ही निराश्रित छोड़ देती? कभी नहीं। फिर प्रभु, मैं स्वार्थ में इतनी अंधी कैसे हो गई? वह वहीं भूमि पर लोट-पोट बिलखने लगी। प्रभु के सम्मुख बार बार अपने अपराध की क्षमा मांगने लगी। अब उसे अपना कर्तव्य पथ साफ दिखने लगा था। अत्यधिक रोने से मन निर्मल हो उठा था। हृदय से जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया था। पूजा घर से बाहर निकलकर उसने अलमारी खोलकर अपने और सुभाष के दो दो जोड़ी कपड़े बैग में जमा लिए और प्रसन्नचित होकर पति का इंतजार करने लगी। उसके आते ही वह हंसकर बोली, जल्दी से हाथ मुंह धोकर खाना खा लीजिए, फिर हमें रात की गाड़ी से आगरा के लिए निकलना है। सुभाष ने आश्चर्य से पूछा, आगरा क्यों? क्यों अपनी बहन कमला को घर नहीं लाना है? 10 दिन बाद राखी का त्योहार आने वाला। सुभाष ने बिना किसी परवाह किए नेहा को गले से लगा लिया। आज बहुत दिनों बाद उसे पत्नी का चेहरा चांद की तरह निर्मल और उज्जवल लगा। उसने पिताजी की ओर देखा तो नेहा हंसकर बोली, उन्हें आप ही बतलाइए। उनके दमकते चेहरे को देखने का सौभाग्य भला मैं आपसे कैसे छीन सकती हूँ? कहते कहते नेहा का गला भर आया। अपने आंसुओं को छिपाती वह रसोई की ओर बढ़ गई। उधर कम्मो और निम्मो अपनी बुआ के विषय में जानने को उतावली हो उठी। कभी अपने पापा से प्रश्न करती तो कभी दादाजी से, और उधर दादाजी आवेग की वजह से बोलने में असमर्थ चुपचाप चश्मा उतारकर बार बार पहुँच रहे थे। फिर अटकते हुए से बोले, बिटिया देखो तो, पता नहीं ये कांच साफ क्यों नहीं हो रहा है। कम्मो और निम्मो खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, दादाजी कांच नहीं, अपनी आंखें साफ करो, सब कुछ साफ दिखने लगेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और हाँ, यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।